बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज हम अवकल समीकरण को पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 16 को हम हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें अवकल समीकरण दे रखा है। बच्चों देखिए, दे रखा है हमें y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में y इक्वल टू 0। ये हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है। इस अवकल समीकरण को हल करना है और 4 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें कोई एक आंसर होगा वो हमें चूज करना है। तो बच्चों देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं तो y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब बच्चों इसको देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 का हम चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिएगा, चर पृथक्करण से देखिएगा, पहले अपन लिख देते हैं y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अभी चर पृथक्करण कर लेते हैं, अर्थात y के स्टेप अपन लेफ्ट साइड में लेते हैं और x के स्टेप राइट साइड में लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। बच्चों y को लेफ्ट साइड में लिखना है तो या अपन इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको देते हैं समीकरण 2। और समीकरण 2 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पे समाकलन से समीकरण 2 का समाकलन करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, इसलिए डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और ये समाकलन बहुत इजी रूप है, 1 अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स अर्थात, और 1 अपॉन वाई तो लॉग वाई। तो इसको लिखेंगे लॉग मोड वाई इक्वल टू लॉग मोड एक्स, और जो कांस्टेंट लेते हैं बच्चों वो भी हम लॉग सी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा राइट साइड में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, जिसको लॉग एम लॉग एन, तो लॉग एम एन लिख सकते हैं। तो देखिएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स। अब देखिए बच्चों, लॉग से लॉग हट जाएगा, इसलिए या अपन इसको लिख सकते हैं y बराबर सी एक्स। अब हमें ये देखना है कि y बराबर सी एक्स हमारा कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों, y बराबर सी एक्स, तो यहाँ पे देखो बच्चों y बराबर सी एक्स, तो ये अपना सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें ऑप्शन सी को टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रहा है, देखिए दे रखा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। ये हमें दे रखा है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन के रूप वाले अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल निकालना है। बच्चों इसको देते हैं समीकरण 1 और इसका हमें व्यापक हल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कौन सा रूप है। ये रेखिक अवकल समीकरण है। देखिए बच्चों, ये रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण। और रेखिक अवकल समीकरण है तो रूप कौन सा है, रूप है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। ये इसका रूप है, अर्थात ये केवल x का फलन है, सॉरी बच्चों केवल y का फलन है। तो बच्चों पहले तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो देखिए समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान बच्चों ई पी डी एक्स होता है। ये किसका y का फलन है तो p dy होता है।
अब देखिए p का मान क्या है, जब p1 होगा, देखिए बच्चों तुलना करने से, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान p1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e समाकलन p1 dy प्राप्त होगा, समीकरण 2। और अब इसका हमें व्यापक हल निकालना है बच्चों, व्यापक हल, व्यापक हल। और व्यापक हल हम जानते हैं ये केवल y का फलन है, अर्थात x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज समाकलन q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, ये इस प्लस कांस्टेंट, ये इसका व्यापक हल होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 3 से रख देते हैं, इसलिए x e की पावर समाकलन p1 dy इज इक्वल टू q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e समाकलन p1 dy, और ये बच्चों dy प्लस c, और यही हमारा आंसर है, अर्थात इस क्वेश्चन का व्यापक हल है। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कहाँ पे हमारा ये आंसर था, x e p1 dy, तो देखिए बच्चों x e p1 dy, x e p1 dy इज इक्वल टू समाकलन q1 है बच्चों, ये q1 e p1 dy, तो देखिए बच्चों यहाँ से समाकलन q1 e p1 dy और dy प्लस c, अर्थात इसका c आंसर है बच्चों। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है हमारे पास में, और चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, उसको हम सोल्व करके निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, हमें दे रखा है एक अवकल समीकरण e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0, ये अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है। तो बच्चों पहले तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x dy इज इक्वल टू माइनस y e की पावर x प्लस 2x dx। dy बाई dx निकालते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन dy बाई dx लिख लेते हैं, तो dy बाई dx, ये e की पावर x यहीं रख लेते हैं अभी, इज इक्वल टू माइनस y e की पावर x प्लस 2x, राइट साइड में हमें ये मिलेगा क्योंकि dy बाई dx को हमने यहाँ पे ले आया लेफ्ट साइड में। अब बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y e की पावर x माइनस 2x लिख सकते हैं। यहाँ हमें e की पावर x नहीं चाहिए, तो e की पावर x का दोनों तरफ भाग देने पे, या इसको लिख सकते हैं अपन, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y e की पावर x, और e की पावर x का भाग देंगे तो ये e की पावर x माइनस 2x अपॉन e की पावर x, e की पावर x से e की पावर x तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x अपॉन e की पावर x, और चाहें तो अपन इसको रेखिक रूप में लिख सकते हैं, अर्थात dy बाई dx प्लस y इक्वल टू माइनस 2x अपॉन e की पावर x, इसको देते हैं समीकरण 1। अब देखिए बच्चों, ये केवल x का फलन हो गया, अर्थात इसकी तुलना करते हैं dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q से इसकी तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं, तुलना से कंपेयर करते हैं इनका। तो देखिए बच्चों, p का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 है तो p बराबर 1, और q को देखो बच्चों, q बराबर माइनस 2x अपॉन e की पावर x प्राप्त हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e समाकलन p, ये किसका x का है फलन है तो p dx,
x का फलन हो गया तो p dx। देखिए बच्चों, ये केवल x का फलन है तो p dx, और p का मान हमें 1 है वो प्राप्त हो गया यहाँ से, तो p इक्वल टू 1 रख देते हैं, इसलिए e की पावर 1 dx, और dx का हम समाकलन करते हैं तो x प्राप्त होगा, इसलिए e की पावर x से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 3। अब बच्चों इस समीकरण 2 का व्यापक हल वो हम जानते हैं, इसका व्यापक हल, और व्यापक हल होता है इसका, देखिए बच्चों, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इसको दे देते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, इसलिए y e की पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है e की पावर x, तो यहाँ पे रख दिया e की पावर x इक्वल टू q का मान, देखिए बच्चों q का मान क्या है, q का मान यहाँ से रखते हैं -2x अपॉन e की पावर x, यहाँ लिखा -2x अपॉन e की पावर x, ये हमने q का मान रख दिया बच्चों। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकला है वो है e की पावर x, ये dx कांस्टेंट, देखो बच्चों e की पावर x फिर अगेन कैंसिल हो गया, इसलिए y e की पावर x इज इक्वल टू, ये माइनस और 2 बाहर ले लेते हैं तो x dx प्लस c प्राप्त हो रहा है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। तो देखिए बच्चों y e की पावर x इज इक्वल टू -2, और इसका हम समाकलन कर लेते हैं x का, तो वो हमें प्राप्त होगा x² 2, और ये c, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा y e की पावर x इक्वल टू -x² प्लस c, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों y e की पावर x प्लस x² इक्वल टू c, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो y की पावर x प्लस x² इक्वल टू c। अब हमें देखना है ऑप्शंस में कि ये कहाँ पर है, और वही हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों y e की पावर x प्लस x² इक्वल टू c, ये भी इसका c आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 9 को पूर्ण कर लिया है। अब बच्चों एक बार इसको सारांश को देखते हैं कि हमने प्रश्नावली 9 में क्या क्या अध्ययन किया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अवकल समीकरण से, कि प्रश्नावली 9 का नाम ही है अवकल समीकरण। समीकरण क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर अवकल क्या होता है उसके लिए हमने देखा कि dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, इस प्रकार का समीकरण जिसमें x के सापेक्ष y का, x के सापेक्ष, x क्या है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर, और ये आश्रित चर होता है। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। ये हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने अवकल समीकरण के बाद में इस अवकल समीकरण की कोटि देखी, और कोटि कहते हैं कि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज ही अवकल समीकरण की कोटि होता है, अर्थात उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज ही कोटि होता है, अवकल समीकरण की कोटि। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण में, दिए गए अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलज हो रखा है, अर्थात अगर d³ अपॉन dx² dx³ प्लस dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0, इस प्रकार का समीकरण हमें दे रखा हो तो यहाँ पे मैक्सिमम अवकलज कितना है बच्चों, 3 है। मैक्सिमम अवकलज 3 बार है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 3। फिर हमने अध्ययन किया इस अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। तो देखिएगा बच्चों घात क्या होती है, उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज की उच्चतम घातांक
ही उस अवकल समीकरण की घात होती है। अर्थात देखिए उसको समझिएगा, अगर हमारे पास दे रखा था dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, या एक बार समीकरण दे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे कोटि तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी उच्चतम कोटि की उच्चतम घात, इसकी घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, इस अवकल समीकरण में कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि उसकी उच्चतम अवकलज कितनी बार है, उच्चतम अवकलज 2 बार है, इसलिए उसकी कोटि 2। और उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात, तो उसकी घात कितनी है, घातांक कितनी है, इसकी घात 2 बार है, तो इसकी घात भी 2 हो जाएगी। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने पढ़ा था, घात के लिए वहाँ पे नोट डाल के पढ़ा था। नोट नंबर 1 क्या था कि अगर साइन डी वाई बाई डी एक्स हो, या ऐसे कोस डी वाई बाई डी एक्स हो, या ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स हो, या टेन या साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स हो, तो ये क्या है, अवकलज में बहुपद नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार का हो तो वहाँ पे घात परिभाषित नहीं होगी, वहाँ पे घात के लिए, इसलिए अवकल समीकरण को ध्यान से देखना है। तो इस बार लिखेंगे घात परिभाषित नहीं। तो बच्चों ध्यान देना है, अवकल समीकरण को अच्छे से देखना है। घात के लिए अगर घात में ये दे रखा हो, साइन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स, या कोस के साथ में, टेन के साथ में, कोट किसी के साथ में अगर डी वाई बाई डी एक्स हो, ऐसे ई की पावर के साथ में डी वाई बाई डी एक्स हो, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स के साथ में डी वाई बाई डी एक्स हो, तो वो अवकलज में बहुपद नहीं होगा, और अवकलज में बहुपद नहीं होने से हम लिखेंगे उसकी घात परिभाषित नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम साइन एक्स का प्रसार करेंगे, ई की पावर एक्स के रूप में इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो ये प्रसार बढ़ता ही जाएगा और इसका अवकलज होता जाएगा, उसकी घात बढ़ती जाएगी, और हम कह सकते हैं कि वो बहुपद में नहीं है, अवकलज बहुपद में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो घात और कोटि निकाली, और घात और कोटि व घात, इनको निकालने के लिए हमने प्रश्नावली 9.1 कर ली है बच्चों। तो 9.1 कोटि और घात निकालिए, हमें अवकल समीकरण दे रखा था, और उसमें अवकल समीकरण में पता करना है कि कोटि कितनी है और उसकी घात कितनी है, तो हम इसके माध्यम से निकाल लिए थे। उसके बाद में बच्चों देखो प्रश्नावली 9.2, और 9.2 में हमें क्या करना था, 9.2 में हमें एक व्यापक हल दे रखा है, और एक हमें उसका अवकल समीकरण दे रखा था, और हमें सत्यापित करना था कि ये व्यापक हल इस अवकल समीकरण का एक हल है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या देखी कि किसी समीकरण में, किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, अगर स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है तो अवकल समीकरण की कोटि भी 2 होती है, अर्थात स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। तो हम स्वेच्छ अचर जो है ए बी सी, जो भी स्वेच्छ अचर है उनको रिमूव करके हम उसका व्यापक हल निकाल लेते हैं, तो हम इसको सत्यापित कर लेते हैं। तो हमने 9.2 में उसको सत्यापित किया है। ऐसे ही देखो बच्चों 9.3 में हमें एक व्यापक हल दे रखा था, और व्यापक हल से हम उसका अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। अवकल समीकरण अर्थात यूँ समझिए कि मानो हमें एक व्यापक हल दे रखा है y बराबर mx, ये एक वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले का समीकरण है। ये हमें एक व्यापक हल दे रखा है, तो इसको निरूपित करने वाले का हमें अवकल समीकरण निकालना था। तो यहाँ पे स्वेच्छ अचर क्या है, ये m है, वो स्वेच्छ अचर है, और इसकी संख्या कितनी है, 1 है, अर्थात इसकी कोटि कितनी होगी, जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसकी कोटि भी 1 होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, इस स्वेच्छ अचर को हटाना है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसकी एक बार हमें उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू m। और बच्चों m का मान यहाँ समीकरण 1 से रख देंगे हम, क्योंकि हमें m को ही क्या करना है, स्वेच्छ अचर को ही रिमूव करना है, स्वेच्छ अचर मुक्त करना है, और स्वेच्छ अचर मुक्त करते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अवकल समीकरण। इसलिए m का मान हम समीकरण 1 से यहाँ से रख देंगे। तो देखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m का मान समीकरण 1 से देखे हमें प्राप्त हो जाएगा y अपॉन x, वो लिख दिया हमने y अपॉन x।
तो बच्चों ये अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। इसको लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो उस व्यापक हल y बराबर mx का अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0 प्राप्त होगा। तो ऐसे हम अवकल समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ये हमने प्रश्नावली 9.3 में किया है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद में हमने देखा अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल। तो बच्चों अवकल समीकरण का हल के लिए हमने 3 प्रकार की विधियां देखी थी। एक देखा था हमने चर पृथक्करण, चर पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण को हल करना। दूसरा हमने देखा था समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा प्रकार का अवकल समीकरण था वो था रैखिक अवकल समीकरण। ये 3 प्रकार के हमने अवकल समीकरण जिसको हल किया था 3 प्रकार की विधियों से। इसको तो हमने 9.4 में किया, ये हमने 9.5 में किया, और ये हमने 9.6 में किया। पहले हमने 9.4 में देखिए बच्चों चर पृथक्करण से, चर पृथक्करण से। तो नाम से ही पता है कि चर को क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना, अलग अलग करना, अर्थात dx के साथ में x के स्टेप और dy के साथ में y के स्टेप। अर्थात हमारे पास में इस प्रकार को x dy माइनस y dx इक्वल टू 0 इस प्रकार का अवकल समीकरण दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इसको चर पृथक्करण से इसको सोल्व कर लेना है। अर्थात x dy इक्वल टू y dx। अब हमें y के स्टेप लेफ्ट साइड में और x के स्टेप राइट साइड में। तो देखिए बच्चों dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन x, और इसका फिर हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। और समाकलन करने पे हमें पता है प्रश्नावली 7 से हम समाकलन करना अच्छी तरह जानते हैं। तो log y इक्वल टू log मोड x, और कांस्टेंट भी हम log c ले लेते हैं। और इस प्रकार हम चर पृथक्करण करके y बराबर cx इसका हल प्राप्त हो जाएगा। ये इसका व्यापक हल होगा। बच्चों अवकल समीकरण का हल होता है वो 3 प्रकार के हल होते हैं। एक उसका हल होता है व्यापक हल, और व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होंगे, स्वेच्छ अचर, व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं। दूसरा प्रकार का होता है उसका विशिष्ट हल, और विशिष्ट हल में क्या करते हैं, हम स्वेच्छ अचर का मान निकाल लेते हैं, वापस हम व्यापक हल में रख देते हैं, तो वो प्राप्त मान विशिष्ट हल कहलाता है। यहाँ होता है स्वेच्छ अचर मुक्त, स्वेच्छ अचर मुक्त को जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विशिष्ट हल। और तीसरे प्रकार का हल होता है विचित्र हल, विचित्र हल। और विचित्र हल के बारे में हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसका हम विशिष्ट हल नहीं निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं विचित्र हल, और उसके बारे में हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बच्चों 9.5 में देखिए प्रश्नावली 9.5, और 9.5 में हम समघातीय से करते हैं, समघातीय अवकल समीकरण। अर्थात अंश और हर में x और y के घातांक का बराबर होते हैं, अर्थात अंश में x की घात और y की घात का योग, ऐसे ही हर में x की घात और y की घात का योग समान होता है, तो उसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। और उसको सिद्ध करने के लिए x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y रखते हैं, तो वापस फंक्शन हमें वही प्राप्त होता है, और लैम्डा की पावर 0 आती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिएगा बच्चों, अगर हमारे पास में x माइनस वाई dx इक्वल टू x प्लस 2y dy इस प्रकार का समीकरण दे रखा हो तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो यहाँ पे x बराबर लैम्डा x और ऐसे y बराबर लैम्डा y रखते हैं, तो हमें इस फंक्शंस को हम इसको fx एक्स वाई का फलन मान लेते हैं इसको, तो वापस हमारे पास जो फंक्शंस है वही प्राप्त हो जाएगा, फलन एफ एक्स वाई
और जो लेमडा की पावर है वो हमारे पास में 0 प्राप्त होगी, तो हम कहेंगे वो क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। और समघातीय अवकल समीकरण है, अगर समीकरण dy/dx का हो तब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अगर dy/dx रूप का अवकल समीकरण है तो हम वहाँ पे y बराबर vx का प्रतिस्थापन करते हैं। और देखिए बच्चों, अगर dx/dy रूप में है, y यहाँ पे स्वतंत्र चर है, x आश्रित चर है, अगर ये रूप होगा तो हम वहाँ पे प्रतिस्थापन मानते हैं x बराबर vy, और इसका अवकलन करके हम उसको हल कर लेते हैं, उसका व्यापक हल निकाल लेते हैं, और व्यापक हल निकालने के बाद उसका विशिष्ट हल भी निकाल लेते हैं। अब देखिए बच्चों 9.6 में, और 9.6 में हम करते हैं रेखिक अवकल समीकरण से। अर्थात अगर हमारे पास में इस प्रकार का दिया हो dy/dx प्लस py=q, या दूसरा रूप दे रखा हो हमें dx/dy प्लस p1x=q1, ये केवल x का फलन है, और बच्चों ये केवल y का फलन है, केवल y का फलन, ये केवल y का फलन होगा, ये केवल x का फलन होगा। तो इस प्रकार का जिसमें एक कोटि, ये कौन सा प्रकार का अवकल समीकरण है, एक कोटि एक घात का, इसकी कोटि क्या है, एक है, कितनी बार अवकलज है, एक बार, और इसकी उच्चतम घातांक क्या है, वो भी एक है, अर्थात इसको बोलेंगे एक कोटि एक घात का रेखिक अवकल समीकरण। तो दो प्रकार का हो सकता है, dy/dx प्लस py=q, ये केवल x का फलन बोलते हैं, और dx/dy प्लस p1x=q1, ये केवल y का फलन होता है। और इस प्रकार के अवकल समीकरण हो, रेखिक अवकल समीकरण हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिए उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई pdx। ऐसे हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो होता है ई p1, यहाँ पे बच्चों ये p1, ये p1 dy। और बच्चों उसके बाद हम इसका व्यापक हल निकालते हैं, तो बच्चों इसका व्यापक हल और इसका व्यापक हल होता है हमारे पास में y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। और देखिए बच्चों ये दूसरे रूप का हो, उसका होगा तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, और जो हल प्राप्त होगा वो हमारे पास में व्यापक हल होगा। और व्यापक हल में अब स्वेच्छ अचर का मान निकाल लेते हैं, स्वेच्छ अचर जो हम कांस्टेंट मानते हैं c, अगर उसका मान हम निकाल लेते हैं तो वापस हम व्यापक हल में रखते हैं, तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त होता है। और विशिष्ट हल अगर क्वेश्चन में पूछेगा, विशिष्ट हल पूछेगा, तो हमें कंडीशन दे रखा होगा, प्रतिबंध दिया होगा, अर्थात हमें x और y के मान दे रखा होगा, और x और y के मान हम रखेंगे तो हमें स्वेच्छ अचर का मान प्राप्त हो जाएगा, और स्वेच्छ अचर का मान हम वापस व्यापक हल में रख देंगे तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 9 जो 9.1 से लेकर के 9.6 और उसकी विविध प्रश्नावली 9 को हल कर लिया है बच्चों। इसके हर पहलू को हमने देखा है और अच्छी तरह से इनको समझा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9 विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर 10 सदिश बीजगणित का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।